हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने दो जो विधि है वो कंप्लीट कर ली थी। कौन कौन सी करी थी? पहली करी थी अनुकरण वाली और दूसरी की थी प्रत्यक्ष। ठीक है, जो हमारी पहली कक्षा थी। आज हमारी दूसरी क्लास है और धीरे धीरे इसी प्रकार से हम करते करते सारी विधियों को कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है राजस्थान की, उसमें लगभग 25 विधियाँ दी गई हैं। तो इसका अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं कि कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, सारी विधियाँ दे दी हैं। अब हमें क्या करना है फिर? हमें इन विधियों को बहुत अच्छे से बार बार समझकर बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, इसका जो अंक भार है वो 40 नंबर का है और प्रश्न आएंगे 20। क्या मतलब हुआ इसका कि हर प्रश्न की संख्या, अगर एक प्रश्न है तो उसका अंक भार है 2, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, कुल अंक है 40 और प्रश्न है 20। इतनी बात समझ में आ गई है? तो किसी भी विधि को हम छोड़ नहीं सकते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरी विधि हमारी, जो है भाषा संसर्ग विधि। कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं, तो मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आपको भी उतनी मेहनत करनी होगी। ठीक है, कहीं से पीडीएफ लेकर, कहीं से कुछ लेकर, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि हमने पीडीएफ ले ली है, हम पीडीएफ में से पढ़ लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, याद रखिए। ठीक है, एक रजिस्टर लीजिए अच्छा सा, उसमें बनाइए। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सभी स्टेट के जो टेट होते हैं उनके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। कुछ भी चीज़ें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। तीसरी, भाषा संसर्ग विधि। देखिए, संसर्ग का अर्थ होता है सह या कहे साथ। सह या साथ होता है, अर्थ है संसर्ग का साथ। इस विधि में बालकों को भाषा विशेषज्ञों की पुस्तकों का संसर्ग प्रदान किया जाता है। जो भाषा के विशेषज्ञ हैं ना, उनकी पुस्तकें दी जाती है बालकों को कि इनकी सहायता से आप पढ़िए। ठीक है, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। यह क्या है? व्याकरण शिक्षण की विधि है कि हमने कोई पुस्तक दे दी अच्छे भाषा विशेषज्ञ की और बालक उनको पढ़ेगा, खुद ब खुद उनमें से सीखेगा। तो ये भाषा शिक्षण की भी विधि है कि बालक पढ़ पढ़कर और उनको व्याकरण को सीखता है। इस विधि को अव्याकृति, ये वाला नाम आ जाता है, स्टार लगा लीजिए। इस विधि को अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? अव्याकृति विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसके माध्यम से? रचनाओं के माध्यम से क्या दिया जाएगा? व्याकरण का ज्ञान। तो व्याकरण अलग से नहीं सिखाई जाएगी, अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ, संपूर्ण व्याकरण भी चल रहा है ना, निःशुल्क चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, इस विधि में रचनाओं के माध्यम से, कोई भी रचना है उसी के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान भी बालकों को दिया जाएगा, बजाय कि अलग से कुछ दिया जाए। ठीक है, इस विधि से छात्र व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। किस ज्ञान की प्राप्ति करता है? व्यवहारिक ज्ञान की। उसे उसके सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सिद्धांत की कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कैसी होगी? व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है। इसमें विषय विशेषज्ञों का संसर्ग नहीं मिलता है। विषय विशेषज्ञों की पुस्तकें तो दी जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें उनका साथ नहीं मिलता है, बालक खुद ब खुद पढ़ता है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उस दौरान इस विधि को काम में लिया जाएगा, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है
किसी भी विषय विशेषज्ञों की अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारी भाषा में क्या आती है, शुद्धता आती है। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिक कक्षाओं में शुद्धता पर बल दे दिया है कि आगे जब वो बड़ा होगा तो वो अशुद्धियां ना करे, अशुद्धियों से बच सके, इसलिए विषय विशेषज्ञों की पुस्तकें देकर भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का पालन किया जाएगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी विधि हो गई है कि पहले तो सरल 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 चलते हुए कठिन दे देंगे तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे मैं भी कहती हूँ कि आप सभी बेबी स्टेप्स चलिए, है ना। बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट लेना है तो हमें बहुत छोटी छोटी सुधार करने पड़ेंगे, बहुत छोटा छोटा स्टेप चलना पड़ेगा, तब जाकर हमें एक बड़ी चीज़ मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। तो सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है इसमें। इस विधि में छात्रों को अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती है। जैसे बात कर ली विषय विशेषज्ञों की, अच्छे लेखक, अच्छा लेख जो कोई लिख रहा है तो तभी तो उनको देखकर उसका अनुकरण करके बच्चा भी सीखेगा ना, बालक भी सीखेगा, जिसके माध्यम से छात्र स्वयं व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करता है। अलग से कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा व्याकरण का, इसी से वो व्याकरण का ज्ञान भी सीखेगा। अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ पढ़कर वो व्याकरण का ज्ञान ग्रहण करेगा। ठीक है, एक अलग से इसके लिए कोई क्लासेस नहीं दी जाएगी व्याकरण के लिए। इतनी बात क्लियर है। विद्यार्थियों में मातृभाषा की सभ्यता का विकास होता है। विद्यार्थियों में क्या होगा, जो उसकी अपनी मदर टंग है उसका भी विकास होगा। यह विधि उच्च स्तर हेतु अनुपयोगी है। तो ये किसके लिए है, ये तो प्राथमिक वाले, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए है ना, प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। तो ये उच्च वालों के लिए क्या हो गई है, यह विधि उच्च स्तर वालों के लिए क्या हो गई है, अनुपयोगी होती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, कौन सी विधि, व्यतिरेकी विधि, संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि जो है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, कैसी है, मनोवैज्ञानिक है। इतनी बात याद रहेगी, ये वाला पॉइंट तो आप याद ही रखिएगा। अच्छा, सरल से कठिन की ओर जा रही तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है ना। ये सारी क्या है, आपस में जुड़ी हुई है ना ये बातें। सरल से कठिन की ओर जा रही है, प्राथमिक वाले कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो रही है, तो ये सभी क्या है, मनोवैज्ञानिक है। इस विधि द्वारा बालकों में तार्किक ज्ञान की कमी रहती है। इसमें क्या होगा, बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा, बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा, विषय विशेषज्ञों की पुस्तकें पढ़ता रहेगा और समझता रहेगा, तर्क ज्ञान की इसमें कमी रह जाती है। ये इसका दोष भी कह सकते हैं हम। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यवस्थित रूप से ज्ञान नहीं दिया जाता, ऊपर बात हो चुकी है। यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है, यह विधि अपने आप में पूरी नहीं है, बल्कि इसे अन्य विधियों की सहयोगी माना जाता है। बल्कि ये क्या करेगा, अन्य विधियों का सहयोग ले लेकर कार्य को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, कौन सी विधि चल रही है हमारी, मैं याद दिला दूं, हमारी विधि चल रही है भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये देखिए, भाषा ही भाषा पर बल देने के कारण, किस पर बल दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे बल दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भाषा पर बल दे रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, व्याकरण का शिक्षण गौण हो रहा है। क्या हो रहा है, गौण हो रहा है। सिर्फ बात की जा रही है लैंग्वेज पर, किस पे बात की जा रही है, लैंग्वेज पर। तो भाषा का जो शिक्षण है वो कैसा हो रहा है, गौण हो रहा है कहीं ना कहीं। माफ कीजिएगा, व्याकरण का शिक्षण कैसा हो रहा है, गौण हो रहा है। ठीक है, तो भाषा पर बल दे रहे हैं, बजाय कि व्याकरण के रूल्स वगैरह सिखाए जाए, सिद्धांत वगैरह सिखाए जाए, नहीं, व्यवहारिक पे बल दे रहा है। किस पर बल दे रहा है, व्यवहारिक पर बल दे रहा है, सिद्धांत पर बल नहीं दे रहा है। इतनी बात क्लियर है। देखिए, भाषा संसर्ग विधि हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे जो भी पॉइंट्स हैं आप इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये लिखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, अच्छे अच्छे राइटिंग के साथ बढ़िया तरीके से लिखिए, ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो बार बार यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास तो खुद ही नोट्स बने हुए होंगे, उस समय आप कहेंगे कि ये चीज़ें तो हमारे लिए रामबाण साबित हो चुकी है। ठीक है, इतनी बात समझिए। आगे चलते हैं, व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ है विभेद या तुलना करना। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ क्या है, विभेद या तुलना करना। इतनी बात समझ ली।
ये बात आप समझ लेना, ठीक है। और भाषा संसर्ग में मैंने क्या बोला था, उसका शाब्दिक अर्थ साथ या सह, ठीक है, ये बात समझ लेना। यह द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है, यह द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। कौन सी? द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। इसे तुलनात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो है तुलनात्मक विधि। कौन सा है? तुलनात्मक विधि। ये देखिए स्टार लगा लीजिए, ये आ सकता है, ठीक है। कि तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं? तो होगा व्यतिरेकी विधि को कहते हैं। और यह है मनोवैज्ञानिक विधि। ये कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में व्याकरण ज्ञान अध्ययन के साथ ही चलता है। इसमें जो व्याकरण का ज्ञान होगा ना, वो साथ साथ चलेगा। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका ज्ञान भी हमें होता जाएगा, क्योंकि तुलना कर रहे हैं ना, ठीक है, तुलना कर रहे हैं इस विधि में। किसमें? व्यतिरेकी में। अच्छा, इसमें प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा में समानता को याद न कराकर बालकों को असमानताओं को याद कराया जाता है। ये पॉइंट तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रथम भाषा है ना हमारी, उसको और द्वितीय भाषा में समानता को याद नहीं कराएंगे, है ना, समानता को याद नहीं कराएंगे कि ये और ये इसमें ये समानता है, नहीं, बल्कि याद कराएंगे असमानता को। किस पर बल दिया जाएगा? इनके अंदर जो असमानता है, विविधता है, उन पर बल दिया जाएगा, ठीक है। और किसकी बात चल रही है? व्यतिरेक की, यानी कि तुलना की बात की जा रही है, ठीक है। तुलनात्मक विधि भी बोल रहे हैं इसको। तो समानता पर बात ना करके असमानता पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यह विधि सरल से कठिन के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए पहली बात तो ये मनोवैज्ञानिक है ना, तो फिर सरल से कठिन की ओर ही जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें ना अपने आप में जुड़ी हुई होती हैं, याद रखिएगा। अगर ये इस तरह से सब चीज़ें अपने आप में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। इसमें शिक्षक को दो भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जो शिक्षक या शिक्षिका इस भाषाओं को सिखा रहे हैं ना, उनको भी दो भाषाओं का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी तो वो तुलना कर पाएंगे ना। अगर दो भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या तुलना करेंगे? तो दोनों भाषाओं के ऊपर उनका अधिकार होना आवश्यक हो जाता है, फिर तभी इसी विधि का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल अच्छी जाहिर सी बात है कि भाई शिक्षक को अगर दोनों भाषाएं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, तुलनात्मक पता ही नहीं होगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, वो तुलना कर ही नहीं पाएंगे, तो वो कैसे अपने बालकों को सिखा पाएंगे, ठीक है। उनको दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार होना चाहिए। मातृभाषा व सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा, दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। एक तो हमारी मदर टंग हो गई, और एक वो भाषा हो गई जो सेकंड लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज भी है, कि हमें इन दोनों ये वाली भाषा तक पढ़ना है या समझना है इसको, ठीक है। तब क्या होगा? इसमें वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा मातृभाषा और द्वितीय भाषा के अंतर्गत। मातृभाषा और द्वितीय भाषा के अंतर्गत क्या किया जाएगा? वैज्ञानिक विश्लेषण दिया जाएगा, ठीक है। इस विधि में दोनों भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है। हाँ जी, तभी तो उसको तुलनात्मक विधि कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यह विधि खेल खेल में शिक्षा सिद्धांत पर कार्य करती है। ये जो विधि है ना, खेल खेल में शिक्षा सिद्धांत पर कार्य करेगी। बच्चों को गेम्स के माध्यम से, बच्चों को खेल के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। क्लास में कोई गेम करवा लिया है जिससे उनका क्या हुआ? वोकेबलरी, है ना, शब्दकोश उनका बढ़ रहा है, ठीक है। उन तो तुलना कर दिया कि इसमें तो ये तुलना है, ठीक है। जो टारगेट लैंग्वेज है, हमारी सेकंड लैंग्वेज है, उस पर बात की जाएगी, वो भी खेल खेल में, ताकि जो बालक है वो बहुत आसानी से, बहुत सरलता के साथ में सीख सके, समझ भी सके, तुलना भी कर सके व्यतिरेकी में, ठीक है। अच्छा, देखिए, ध्वन्यात्मक संरचना, रूप रचना, वाक्य गठन, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द समूह आदि के क्षेत्र में मातृभाषा और द्वितीय भाषा का अंतर, समानता, असमानता स्पष्ट रूप से जान जानकर बालक नई भाषा के यथार्थ स्वरूप को ठीक प्रकार से पहचानता है और ग्रहण भी कर लेता है। जब हम उसको मुहावरे दे रहे हैं, रूप रचना दे रहे हैं, और उसको ध्वन्यात्मक संरचना दे रहे हैं, वाक्य गठन दे रहे हैं, लोकोक्ति दे रहे हैं, ये सब क्या करके वो है ना, मातृभाषा और जो द्वितीय भाषा है ना उसकी, ठीक है, उसमें वो अंतर कर पाएगा, उसमें समानता क्या है, असमानता क्या है, वो भी देख पाएगा,
ठीक है, इसका गहन अध्ययन वो कर लेता है क्योंकि उसके सामने तुलना की जाती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, नई भाषा का ज्ञान बहुत आसानी से ले लेता है, बहुत आसानी से इनकी पहचान भी करेगा कि अच्छा मातृभाषा में तो ऐसा था, और ये जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है या कहूँ टारगेट लैंग्वेज है, इसमें तो इस तरह से बोला गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द समूह, वाक्य गठन, रूप रचना, ध्वन्यात्मक संरचना, इनको सुन के समझ कर वो क्या कर पाएगा, तुलना कर पाएगा, उसकी समानता और असमानता के बारे में भी जान पाएगा। तो उसका अध्ययन क्या हो गया, और भी ज़्यादा गहन हो जाएगा फिर। ठीक है, देखिए इसके कुछ हर विधि का कोई ना कोई लाभ या दोष तो होते ही होते हैं, इसमें भी है। असमान तत्व को खोजना कठिन है। देखिए समान तत्वों को तो खोजना फिर भी इजी हो जाता है सभी के लिए, लेकिन जो असमान तत्व होते हैं दोनों भाषाओं में, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो जाता है ये। ठीक है, खोजना कठिन कार्य हो जाता है, ये इसका दोष हो जाता है। भाषा के समान तत्वों की निरर्थकता सिद्ध होती है। भाषा के जो समान तत्व हैं उसकी क्या होंगे, निरर्थकता सिद्ध हो जाती है। लेखन कौशल गौण हो जाता है। जो लेखन कौशल है उस पर तो बात बड़ी कम की जाएगी। किस पर बात की जाएगी, मौखिक पर ही बात की जाएगी। ठीक है, अलग से कोई कुछ नहीं सिखाया जाएगा, उसी के साथ साथ वो सीखता रहेगा। तो लेखन कौशल जो है ना, उस पर थोड़ी सी ये गौण हो जाता है। ठीक है, ये निरर्थक सिद्ध हो जाती हैं। कौन से, समान जब तत्व की बात की जाएगी ना भाषा के, इस भाषा में क्या है, मातृभाषा में, द्वितीय भाषा में क्या है, तब ये थोड़ी सी निरर्थक सिद्ध हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। दोनों भाषाओं का संगठन समझना कठिन कार्य है। भाई एक तो हुई हमारी मातृभाषा जिसकी हमें आदत है ना, जो हम घर पर सुनते हैं, आस पड़ोस में सुनते हैं, एक तो वो हुई, और एक हुई द्वितीय भाषा, उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं है, उसको तो हम सीख रहे हैं। तो इन दोनों भाषाओं का संगठन समझना बड़ा कठिन हो जाता है एक बालक के लिए। वो तो अभी मातृभाषा के अंदर ही घूम रहा था ना, फिर उसको द्वितीय भाषा सिखा रहे हैं, यहाँ से तो वो छूटा ही नहीं, फिर यहाँ पर एक नई चीज़ बता दी गई है। तो दोनों भाषाओं का संगठन समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है बालक के लिए। देखिए मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं होती। ये जो है ये वाली व्यतिरेकी जो है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए क्या होगी, अनुपयोगी होगी। वो नहीं समझ पाएंगे कि मातृभाषा और इसमें क्या द्वितीय भाषा में क्या असमानता है, क्या समानता है, नहीं हो पाएगा उनसे। तो ये उनके लिए तो अनुपयोगी हो गई ना, उनके लिए तो रेलेवेंट है ही नहीं व्यतिरेकी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कुछ दोष हैं इसके, प्रश्न बनते हैं दोष और लाभ से भी बनते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं कोटेशन, भोलानाथ तिवारी जी की कोटेशन है ये, देख लेते हैं दोनों। देखिए कोटेशन भी पूछी जाती है, कोटेशन भी पूछी जाती है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। हाँ जी, सीटेट हुआ, रीट हुआ, इनमें तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन सेकंड ग्रेड में तो कोटेशन भी आती है, जो थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है याद रखना, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। 3 से 4 बार अगर पढ़ लिया ना तो उतना मुश्किल नहीं होगा फिर। ठीक है, द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं कि द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए जो व्यतिरेकी विधि है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है। 2 या 2 से अधिक भाषाओं के सभी स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन द्वारा समानता और असमानता को निकालने को व्यतिरेकी विश्लेषण कहते हैं। ये देखिए, ये तुलना दिख रहा है ना आपको, ये तुलनात्मक है। क्या है ये, तुलनात्मक है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप यहाँ पर तुलनात्मक लिखिएगा। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा समानता और असमानता को निकालने को व्यतिरेकी विश्लेषण कहते हैं। इसमें यहाँ समानता भी निकाल दी और असमानता भी निकाल दी। कौन कौन सी भाषाओं के मध्य, एक तो हो गया मदर टंग, दूसरा हो गया सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, मातृभाषा और द्वितीय भाषा। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वो असमानता और समानता को निकालने में सक्षम हो जाएंगे, मगर ये मंदबुद्धि वाले बालक नहीं कर पाएंगे। ये तो हुआ इसका दोष। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, आज जो हमने पढ़ी है वो 2 पढ़ी है विधियां, मैं बहुत ज़्यादा मैटर नहीं दूंगी। ठीक है, ये देखिए, भाषा संसर्ग विधि
और व्यतिरेकी विधि। कल तो हमने बात अनुकरण की कर ली थी और प्रत्यक्ष की कर ली थी। अच्छा, एक बात आपको और बता देती हूँ, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी जो भी टेट दे रहे हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी किसी टेट में ना मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रश्न वहाँ से भी बन जाते हैं, उनके अंदर से भी एक एक जो एक शब्द भी लिख दिया ना अगर सिलेबस में, उसमें से भी बड़े प्रश्न बन जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं, हम क्यों पढ़ें, हमारे में तो मेंशन ही नहीं किया गया। नहीं, ये आती हैं, ठीक है, आती हैं, ये उतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये वेटेज भी बहुत ज़्यादा रखती है, वेटेज बहुत ज़्यादा रखती है भाई। 20 प्रश्न आने अपने आप में बड़ी बात है, 40 अंकों का भार उठा रहा है ये, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगली जो क्लास होगी मैं उसमें और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और आपको क्लास कैसी लग रही है, सेशंस पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि कोई परेशानी हो रही है समझने में तो आप वो भी मुझे बताइए, ठीक है। सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।